और उनपे अगर आपने सिर्फ मीन ही निकालनी हो तो आप सोचें आपके कितने घंटे कंज्यूम होंगे। वही आपने एक दफा डेटा एंटर किया, उसकी चाहे मीन निकालें, चाहे कोरिलेशन निकालें, चाहे टी लगाएं, चाहे आप रिग्रेशन लगाएं, सेकंड्स का काम बन जाता है। बट अगर आपका डेटा सही तरह से एंटर हुआ हो तो जिंदगी को आसान करता है। तो जो चीज हमें फैसिलिटेट कर रही होती है उससे हमें डरने की तो बिल्कुल जरूरत होती नहीं है। अच्छा जी, जब आप स्टडी को प्लान कर रहे होते हैं, गो के आप इस स्टेप से आगे आ गए हैं, लेकिन फिर भी जब आप इनिशियली अपना टॉपिक चूज कर रहे होते हैं और आप कहते हैं मैंने रिसर्च करनी है, तब आप जब अपनी प्लानिंग स्टेज पे होते हैं, प्लानिंग लेवल पे होते हैं, तो अपनी स्टडी को बहुत केयरफुली प्लान किया करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके वेरिएबल्स क्या हैं, और जो रिसर्च क्वेश्चन आपके जहन में आया है, इस रिसर्च क्वेश्चन का जवाब आपने कैसे देना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि क्या मर्द और औरत आपके डीवी पे डिफरेंट होते हैं या नहीं, ये एक रिसर्च क्वेश्चन आपके जहन में आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इसका आंसर ढूंढना है तो आपको इसके लिए टी करना पड़ेगा। टी लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या लड़के और लड़कियां फर्क होते हैं या नहीं। या आपका क्वेश्चन होता है कि फलां चीज के साथ लिंक कर रही है या नहीं, यानी वेरिएबल ए वेरिएबल बी के साथ लिंक करता है या नहीं करता है। तो जब बस ये सवाल आपके जहन में आता है और आप एक स्टडी को, इस सवाल के जवाब के लिए एक स्टडी को प्लान करते हैं, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आप कोरिलेशन, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन लगाएंगे तो आपके सवाल का जवाब आएगा। स्टडी को जब आप प्लान कर रहे होते हैं, जो क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं, आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि आपने इनका क्वेश्चन किन रिस्पॉन्सेज के जरिए से, किन मेथड्स और एनालिसिस के जरिए से लेना है। हमेशा जब भी आप डिजाइन कर रहे होते हैं, आगे की सोचें, इस वक्त यानी आज की नहीं सोचनी है आपने, अपने एंड ऑफ थीसिस तक का सोचा करना है कि मैंने डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, मेरे क्वेश्चन के आंसर कैसे आएंगे, मैं एनालिसिस कौन सा लगाऊंगी, मेरा लिटरेचर क्या होगा। हर चीज आपने वही प्लानिंग लेवल पर ही सोचनी होती है। अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें, हर चीज जो है उसके नोट्स लिया करें। जो जो काम आप कर रहे होते हैं ना, उसके छोटे छोटे की नोट्स लेना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको पूरा रिजल्ट का चैप्टर बनवा रही होती हूँ, तो मैं आपको कही थी इसके पॉइंट्स ले ले, आप आपने क्या किया, अब आपने क्या किया। अगर अब आपको सोचना पड़े ना तो आप नहीं बता सकते, लेकिन जब आप कर रहे थे ना उस वक्त मैंने आपको कहा था इसको साइड पे लिखते जाएं, ये आपके स्टेप्स बनते जाएंगे। फिर जब कभी भी आप रिसर्च करने लगते हैं या डेटा को एनालाइज करने लगते हैं, तब तक आपकी मेमोरी में नहीं रहेगा ये सब कुछ। फिर आप इन पॉइंट्स को सामने रखते हैं, और इन पॉइंट्स को सामने रख के जब आप इनको फॉलो करते हैं, आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। सो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें, हर चीज के की पॉइंट्स लेकर रखा करें। अपने आप को कंफर्टेबल रखें, काइम काम रखें। स्ट्रेस में कोई काम पूरा नहीं होता, ना ही वो फ्लॉलेस होता है। फ्लॉलेस काम के लिए आपका रिलैक्स होके काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपने आप को काफी ज्यादा टाइम दे, जितना आप समझते कि 5 मिनट का काम है। जैसे हमने जूम की मीटिंग कॉल करनी थी, तो मुझे आइडिया था कि इट वुड टेक टाइम। बट अगर हम ये सोचे कि जी जैसे मैंने 3 बजे का टाइम दिया और मैं 3 बजे में 1 मिनट पे लैपटॉप पकड़ के आऊं और जनाब खुल जाएगा, नहीं, इट वॉन्ट। थिंग्स रिक्वायर्ड टाइम, जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है उससे ज्यादा टाइम लग जाता है। ये इस बात के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना है। जब आप स्पेसेस करने बैठे हैं, आप सोचें कि अगर मैंने आधा घंटा लगाना है तो आपके 2 घंटे लग जाएंगे, इट्स ओके। एंड देन वर्क विद अ फ्रेंड फॉर सपोर्ट। दूसरों के साथ काम इसलिए करें, उनकी सपोर्ट के लिए, और खुद भी उनके साथ काम करें, क्योंकि जब आप दूसरों को समझाते हैं तो आपको बहुत क्लियर समझ आता है। इसके अलावा अपने सामने नोट्स, यूट्यूब की वीडियोस और कुछ ऐसे एडिशनल चीजें जरूर रखा करें, क्योंकि टीचर की बताई हर बात आपको समझ नहीं आ सकती। कुछ चीजें टीचर समझता है कि इनको आती होंगी, वो फॉर ग्रांटेड ले जाता है। वो चीजें जब आपको क्लियर नहीं होती तो आप आगे नहीं चल सकते। जहां आपको क्लियर ना हो, अपना प्रीवियस पॉइंट क्लियर करने के लिए अदर सोर्सेज को यूज करें, और फिर अपने साथ ये जो आपके एडिशनल रिसोर्सेज होते हैं, इनको अपने पास रख के तब अपना काम आप स्टार्ट करें। क्या आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? यस मैम। ओके। अब आप जब अपनी स्टडी को प्लान कर रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं, तो अगर आपका डेटा अच्छा ना आए, मिसाल के तौर पे जिस बच्चे की रिलायबिलिटी माइनस में आ गई है या बहुत कम आई है, तो वो ये बात सोच ले कि उसका जो डेटा है ना, एक्चुअली वो सही नहीं है। एंटर वो क्वेश्चन, वो डेटा ही ठीक नहीं है। उसने लोगों से सही तरह से डेटा कलेक्ट नहीं किया। और जब आपका डेटा ठीक ना हो, इसका कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि आप दोबारा पॉपुलेशन के पास जाएं, उनके पास जाके डेटा कलेक्ट करें, क्योंकि जिसने पहले आपको डेटा दिया उसने तो ठीक डेटा दिया ही नहीं है। सो जो अगर डेटा आपने सही करना है तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ चीजें हैं, लेट्स सी वो क्या है। जब आप एसपीएसएस पे डेटा एंटर करते हैं, तो वो डेटा कहीं ना कहीं से तो आता ही है।
वो डेटा कहाँ से आता है? ये सवाल मैंने आपको एमसीक्यूज में दिया था। वो डेटा मोस्टली क्वेश्चनर्स के आंसर में से आ सकता है। आप वन टू वन इंटरव्यूज कर सकते हैं, उसका हो सकता है। कोई आपने ऑब्जर्वेशन की है और ऑब्जर्वेशन कोड्स की फॉर्म में की है, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में नहीं की, स्कोर्स की फॉर्म में किया। मसलन इस बंदे ने ये काम कितनी बार किया, उसको आप कहते हैं 4, 6, 8। तो अगर आपका डेटा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और स्कोर बेस्ड है तो वो भी आ सकता है। इसके अलावा आप किसी भी चीज की ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट कर लें और जब आपके पास स्कोर डेटा आ जाएगा फ्रॉम वट एवर रिसोर्स, चाहे वो एक्सपेरिमेंट से आया, चाहे वो ऑब्जर्वेशन से आया, चाहे वो किसी क्वेश्चनर से आया है, उसको आप इस बेसिस पे एंटर कर सकते हैं। हर वो चीज, हर वो नंबर, हर वो स्कोर, हर वो वैल्यूज जो आप मल्टीपल लोगों से अक्वायर करते हैं वो डेटा कहलाती है। वो डेटा आप एसपीएसएस के ऊपर एंटर कर सकते हैं। फिर आप उस डेटा के साथ बहुत सारी प्लेइंग कर सकते हैं। जितना आपकी ग्रिप होगी उतना आप उसके साथ प्ले करेंगे और आप उसको यूज कर सकते हैं। सो डेटा वो अच्छा होता है जो किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट, यानी जो आपने क्वेश्चनर यूज किया है वो अच्छा है तो आपका डेटा अच्छा होगा। जब एक बात तो मैं ये कहती हूँ ना कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो हो सकता है लोगों ने बहुत नॉन सीरियस यहाँ पे काम किया हो। दुनिया में नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं होता। वो कहते हैं अगर कोई नॉन सीरियस है तो आप उसको उसके काम की पेमेंट कर दें तो वो सीरियस हो जाएगा। दुनिया जिस बात पे चलती है वो कहती है लोगों को आपके सवाल समझ नहीं आए। लोगों ने सीरियस होकर किया लेकिन आपने सवाल सही नहीं पूछा। तो अगर आप सही सवाल पूछते तो लोग सही जवाब देते। लिहाजा वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो टूल आप यूज कर रहे हैं, जो क्वेश्चनर आप यूज कर रहे हैं, उसका प्रॉब्लम था जिसकी वजह से लोगों ने सही डेटा आपको दिया नहीं है। तो अगर आप सही डेटा लेना चाहते हैं तो आपका क्वेश्चनर अच्छा होना चाहिए। लिहाजा हम हमेशा बिल्ड, ऑलरेडी जो बिल्ट क्वेश्चनर्स हैं जिनकी अच्छी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, हम वही वाले डेटा को उठाते हैं, वही वाले इंस्ट्रूमेंट्स को उठाते हैं, ताकि नया टूल हम यूज ही ना करें। सो अपना जब डिजाइन आप सोचते हैं तो वो तीन तरह के होते हैं, ये हम पहले बहुत दफा कर चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल होते हैं। आपने जो रिसर्च करनी है वो कोरिलेशनल है। कोरिलेशनल रिसर्च प्योर किस्म की डेटा बेस्ड रिसर्च है, यानी स्कोर बेस्ड न्यू क्वांटिटेटिव रिसर्च है। और आप स्टैट्स पढ़ते हैं और एसपीएसएस पढ़ते हैं तो आपके लिए बाउंडिंग है कि आप एक ऐसी रिसर्च करेंगे जो क्वांटिटेटिव होगी। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसमें रिस्पॉन्स ऑप्शंस आती हैं। स्ट्रांगली अग्री से लेकर स्ट्रांगली डिसअग्री तक आपके ज्यादातर क्वेश्चनर्स के रिस्पॉन्सेज होते हैं। इसके अलावा भी कोई भी ऑप्शन पॉसिबल हो सकती है। यस नो हो सकती है, 5 स्केल हो सकती है, 3 स्केल हो सकती है, 6, 7, 9 स्केल तक आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। रिस्पॉन्स ऑप्शंस आपकी मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं। वेरिएबल जो है वो वेरिएबल आपका आईवी या डीवी होता है। वेरिएबल कोई भी ऐसी मेजरमेंट होती है जो वेरी करती है आपके पार्टिसिपेंट्स के दरमियान या मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, वो वैल्यू फर्क होती है। मिसाल के तौर पे किसी का हाइट, किसी की जेंडर, किसी का इनकम, किसी की अच्छा होना, किसी की काइंडनेस, किसी का पढ़ने का टाइम, हर चीज वेरिएबल है जो कि वेरी करती है लोगों के दरमियान में। सो डेटा क्या है? डेटा जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके ऊपर जो लोग जवाब देते हैं, अगर हम उसको किसी मेजरमेंट में ले आते हैं यानी किसी स्कोर में ले आते हैं तो वो डेटा बन जाती है। यानी कोई सवाल है उनके ऊपर जो जवाब आए हैं, अगर वो जवाब क्वांटिटेटिव हैं तो उसको हम फिर डेटा कह देते हैं। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, स्केल और कैटेगोरिकल वेरिएबल। स्केल डेटा जो है उसमें दो तरह की चीजें आएंगी, कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट्स और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वो चीजें होती हैं जो आप डेसिमल वैल्यू पे ना ले सकें, वो सिर्फ होल नंबर्स ही होते हैं, जैसे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स और ये हम पूछते जब है ना आपका बर्थ ऑर्डर ये वो, तो उस टाइम हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने इसको किस में डालना है। इसको हमेशा डिस्क्रीट में डालते हैं और डिस्क्रीट के साथ कैटेगोरिकल वाला हम कोई भी काम जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल के साथ जो करते हैं वो इसके साथ नहीं करते। इसको हम तब स्केल कंसिडर करते हैं। बाकी आपको पता है इंटरवल और रेशियो स्केल दोनों ही कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसलिए उसको हम स्केल डेटा में लेके आते हैं। कैटेगोरिकल दो होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल। नॉमिनल जिसमें सिर्फ मेयर कैटेगरीज होती हैं और ऑर्डिनल में ऑर्डर भी इन्वॉल्व होता है। सो आई एम नॉट मोर इंटरेस्टेड कि मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँ। डेटा जो है जो वेरिएबल्स की बेस पर आता है वो स्केल डेटा होता है या कैटेगोरिकल डेटा होता है। दो ही तरह के डेटाज आपके सामने आ सकते हैं, या तो वो कैटेगरीज की फॉर्म में आते हैं या वो स्केल की फॉर्म में आते हैं। जो स्केल वाले होते हैं उसमें कॉन्टिन्यूस, इंटरवल और डिस्क्रीट आता है। कैटेगोरिकल में नॉमिनल, ऑर्डिनल आता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, हम तब की थी। आपने ये बताया था कि इनमें से कौन सी चीज कैटेगोरिकल है, कौन सी चीज
स्केल है। तो जेंडर जाहिर सी बात है कि दो कैटेगरीज में आ रहा है, ये कैटेगोरिकल है। सैलरी जो है कैटेगरीज में नहीं आती। अगर कोई अपनी सैलरी पूरी की पूरी बता रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस या स्केल है। फॉर एग्जांपल मैं सैलरी पूछती हूँ और मैं बीच में कैटेगरीज बना देती हूँ, 0 से 50,000, 50 से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 से 2 लाख। तो अगर मैं ऐसी कैटेगरीज बना देती हूँ तो फिर ये कैटेगोरिकल डेटा हो जाता है। और ये नॉमिनल तब नहीं रहता क्योंकि इक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस भी होता है इसमें और एक तरतीब भी होती है। तो तब फिर हम ये कहते हैं कि ये ऑर्डिनल डेटा है। लाइफ के स्ट्रेसेस जब आप उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं और कैटेगरी नहीं बनाते तो ये क्वांटिनस है। अगर आप स्ट्रेस को भी कैटेगरी बनाते हैं यानी कि स्मॉल, मीडियम या लार्ज, तो फिर उस वक्त ये कैटेगोरिकल डेटा हो जाता है। बस इस पे मुझे फर्दर और कोई खास काम नहीं करना। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पेपर पे दिया था कि आपका जो डेटा एनालिसिस का प्रोसेस है एक तो प्रोसेस मैंने आपको खुद भी कहा था कि साथ साथ लिखा करें। लेकिन अगर आपके पास डेटा आ जाता है फिर आपने उसका क्या करना होता है, यानी आपके पास एक एसपीएसएस की शीट है, आपने बना ली है। उसके बाद आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप उसकी कोड बुक बनाते हैं। आई नो नीड नॉट टू एक्सप्लेन कोड बुक एनी मोर। देन आप एसपीएसएस की डेटा शीट खोलते हैं, उसमें वेरिएबल व्यू खोलते हैं। अब आपने हर वेरिएबल का स्ट्रक्चर बताते जाते हैं। ये वेरिएबल है, ये स्कोर्ड प्लेस होगा, इसकी लेंथ इतनी होगी, ये स्केल डेटा होगा, इसमें अगर कैटेगरीज हैं तो फलानी फलानी कैटेगरी होगी। आप एक वेरिएबल की छोटी छोटी डिटेल सारी की सारी बताते हैं। जब आप वेरिएबल व्यू में जाकर डेटा फाइल का स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी डेटा फाइल में क्या क्या शामिल होगा, अब आपने लोगों के क्वेश्चन पकड़ने हैं और उधर से जो डेटा अक्वायर किया हुआ है वो आपने अपलोड करना शुरू करना है, यानी इसको एंटर करना शुरू कर देना है। तो आप एसपीएसएस की ही वेरिएबल व्यू की बजाय डेटा व्यू में जाएंगे और डेटा व्यू में जाके जो वेरिएबल व्यू है वो आपकी हेडिंग बन जाएगा और आप उसमें डेटा एंटर करना शुरू कर देंगे। एज वी आर डन विद इट, क्योंकि हमारा ये इतनी रिहर्सल हो गई हुई है तो इसमें मुझे इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, थ्योरेटिकली ये पेपर में आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिर आपने क्या करना है। जब डेटा एंटर हो जाए तो सबसे पहले हमने उसको गलतियों से पाक करना होता है। एरर्स को इम्प्रूव, एक तो तरीके तो मैंने आपको बताए हैं क्योंकि अभी आप बहुत छोटे लेवल पर हैं। अदरवाइज डेटा को स्क्रीन करने के बहुत डिटेल्ड तरीके भी होते हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो मैं उसको एक फाइल शेयर करूंगी, उसमें गाइडलाइन भी है। आप ये करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ये करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। बट जितना असेंशियल था वो मैंने आपको करा दिया, जो कंपल्सरी मैंडेटरी था वो मैं आपको करा चुकी हूँ। तो उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जिसमें आप कैटेगोरिकल के अलग करते हैं, कॉन्टिनेंट्स के अलग करते हैं। यू आर डन विद दैट एज वेल। सो अब आपको इन चीजों की ओरिएंटेशन है कि डेटा कोड ये सारा था क्या। पहले हमने कोड बुक बनाई, फिर पहले हमने डेटा फाइल का स्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने डेटा एंटर किया, फिर हमने डेटा को स्क्रीन किया, फिर उसके डिस्क्रिप्टिव्स निकाले, फिर रिलायबिलिटीज निकाली और फिर अब हम उसके ऊपर मेन एनालिसिस करने लगे हैं। तो वो एनालिसिस तरह तरह के हो सकते हैं। हम उसमें रिलेशनशिप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं तो कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन वगैरह लगाते हैं। अगर आप डिफरेंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो टी टेस्ट, एनोवा वगैरह की कैटेगरीज में आप चले जाते हैं और इनमें से कोई भी टेस्ट लगा के डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके जी। उस स्टेप वन में प्रिपेयर करनी थी कोड बुक। कोड बुक आपके पास आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि जब भी आप एसपीएसएस पे कोई काम करने लगे आपको पता हो आपके वेरिएबल का नाम क्या है, इसके आइटम्स कितने थे, रिस्पॉन्स ऑप्शन कितनी थी, कैटेगरीज थी तो किस कैटेगरी को क्या नंबर वगैरह दिया, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप आईबीएम खोलते हैं, यानी कि आपने एसपीएसएस को खोला है। आईबीएम को खोलने के कितने सारे ही तरीके हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं आईबीएम एसपीएसएस को कैसे खोला जा सकता है। आपने पूरे अपने लैपटॉप में आइकॉन को देखना है, एसपीएसएस का अगर कहीं बना हुआ है तो उस पे जाके आपने डबल क्लिक करना है और आइकॉन खुल जाएगा। एक खोलने का तरीका ये है। एक तरीका ये है कि स्टार्ट मेन्यू में जाएं, अपने कर्सर को ऑल प्रोग्राम्स में लेकर जाएं और फिर सारे प्रोग्राम्स में ढूंढें, जहां पे लिखा होगा आईबीएम एसपीएसएस उसे क्लिक करें और फिर खुल जाएगा। डबल क्लिक ऑन आईबीएम एसपीएसएस डेटा फाइल। अगर आपकी कोई डेटा फाइल सेव पड़ी हुई है, यानी अब आईबीएम एसपीएसएस का आइकॉन नहीं है बल्कि किसी डेटा फाइल की बात हो रही है, जैसे वर्ड में आपकी कोई डेटा फाइल होती है, अगर वो आपको कहीं पे भी नजर आ रही है जो कि ऐसे भी एक्सटेंशन के साथ है तो आप जाके उसको क्लिक करें, वो फाइल खुल जाएगी। और अगर आपने उसमें से कोई नई डेटा फाइल निकालनी है तो वहां से न्यू में जाके एक नई डेटा फाइल खोल लें।
सो ये दो तीन तरीके हैं जिनके जरिए से हम एसपीएसएस को खोल सकते हैं। देन विंडोज की बात करते हैं। विंडोज जो है इसमें मेन तीन होती हैं, ज्यादा पॉपुलर दो हैं और एक को उतना ज्यादा शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ये तीनों ही विंडोज जो हैं ये एसपीएसएस की शामिल होती हैं। जो पहली वाली है जिसको आप व्यूअर विंडो कहते हैं, और एक डेटा एडिटर विंडो है, और तीसरी है पेवियट विंडो। डेटा एडिटर विंडो वो वाली है जो जनरली आप जिसको एसपीएसएस की फाइल आप समझते हैं, जिसको एसएवी के डॉट एसएवी के साथ आप सेव करते हैं। ये एक मेन फाइल है, इसके बगैर आगे चला भी नहीं जा सकता है। इसमें आप डेटा का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो, फिर डेटा एंटर करते हैं, फिर डेटा एंटर करके उसमें जो एडिटिंग होती है, कॉपी, क्लियर, पेस्ट, जो भी आगे एडिटिंग करनी होती है वो इस विंडो पे करनी होती है। इस विंडो में बस हमने सारा डेटा ही डालना होता है। दूसरी व्यूअर विंडो होती है, ये आपकी आउटपुट विंडो है। इसमें आपने एनालिसिस का रिजल्ट देखना होता है, इस वजह से इसका नाम व्यूअर विंडो है। जो डेटा एडिटर विंडो है वो वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू बेस्ड है, और इसको एसएवी के साथ एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। जनरली जो है वो डेटा को एंटर करने के लिए, डेटा क्रिएट करने के लिए, फिर उसके बाद उसको एडिट करने के लिए, उसको कॉपी पेस्ट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होती है। वेरिएबल व्यू में जाके आप वेरिएबल व्यू का सारा स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, वेरिएबल्स का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, फिर उन वेरिएबल्स के ऊपर डेटा एंटर करते हैं। व्यूअर विंडो जो है वो एक आउटपुट विंडो होती है। ये अपने आप जब आप कोई एनालिसिस रन करते हैं, कोई कमांड देते हैं तो खुल जाती है, इसको कहीं से खोलने की जरूरत नहीं होती है। डॉट एसपीवी की एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। इसके भी दो साइड्स होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। जो आपकी राइट साइड होती है उसके ऊपर आपके सारे एनालिसिस आ रहे होते हैं, और जो आपकी लेफ्ट साइड होती है उसके ऊपर उसको आप उसमें आपकी सारी बस लिस्ट आ रही होती है, जिसको आप नेविगेशन पैन कहते हैं, जिसमें सारे एनालिसिस जो आपने कंडक्ट किए होते हैं उनकी लिस्ट आ रही होती है, और राइट साइड के ऊपर सारे एनालिसिस आ रहे होते हैं। जबकि सॉरी जी, ये पीछे नहीं गया, आ गया है। इसके अलावा आई थिंक आई एम डन विथ एवरीथिंग। व्यूअर विंडो जो है उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो अगर आप एसपीएसएस से किसी रिजल्ट के टेबल को सेव करना चाहें तो रिजल्ट सेव हो जाते हैं वर्ड के ऊपर भी। मेरा हाल है, मैंने आपको तब बताया था कि ये कैसे होता है। तीसरी विंडो जो है वो प्राइवेट टेबल विंडो है। ये भी जनाब आपका कोई भी जब आप टेबल बनाते हैं तो कई दफा टेबल इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि वो पूरे भी नहीं आ रहे होते, सो उनकी हेडिंग साइड पे हो जाती है और हमें पता नहीं लग रहा होता कि ये जो हम वैल्यू देख रहे हैं ये किन दो वेरिएबल के दरमियान की है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। प्राइवेट जो टेबल है, प्राइवेट टेबल विंडो या प्राइवेट टेबल्स जो हैं ये हमें हेल्प आउट करते हैं। इसके ऊपर और साइड वाली हेडिंग ऐसे ही रहती है, अंदर वाला जो इंटरनल पार्ट होता है वो हिलता है सिर्फ, यानी साइडें जो हैं वो स्टैटिक होती हैं, जिनको आप जिधर आपने वेरिएबल लिखे होते हैं, मसलन कोरिलेशन है तो कोरिलेशन की ऊपर वाली हेडिंग और साइड पे जो वेरिएबल्स के नाम है वो वैसे के वैसे रहते हैं, और जो आगे की वैल्यूज होती हैं वो हिल जाती हैं, उनको हम रोटेट करके आगे पीछे कर लेते हैं। इसके अलावा ये वो व्यू है जिसमें जाके आप जो वैल्यूज हैं उनको एडिट कर सकते हैं आउटपुट में, अदरवाइज आउटपुट एडिटिंग नहीं होती। तो यहाँ पे जाके आप वैल्यूज को सिलेक्ट करें, अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू वैल्यू अहम है और आप अपने आप को सीखना चाह रहे हैं या आपने आउटपुट को बाद में सेव करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप रिलायबिलिटी निकालते हैं तो उसमें भी कितनी सारी वैल्यूज हैं, हालांकि आपको तो सिर्फ क्रॉनबैक अल्फा चाहिए, तो आप उसको हाईलाइट करने के लिए उस वैल्यू को क्रॉनबैक को सिलेक्ट करें, उसको बोल्ड कर लें, उसका साइज बड़ा कर दें, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर दें, अप टू यू कि कैसे आपने उसको प्रोमिनेंट करना है। लेकिन इस ये सब आपको प्राइवेट विंडो में मिल सकता है, जो कि कहाँ खुलेगी, आउटपुट विंडो में। किसी भी टेबल को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इसको उससे ये खुल जाती है, और उसमें जाके जो आपकी जो डेटा गिवन होता है आउटपुट पे उसको आप रीसाइज वगैरह कर सकते हैं। सो गए हो? तो मैम जानवी मैम यहीं पे है। सो गए तो मैं तुम लोगों को मारूंगी भी। चलो अपने कैमरे ऑन करो। मुजफ्फर अकेला बेचारा है, ऑन करके भाग गया कि मैं कहीं अकेला अजीब ना लगूं। जरा साइड खोलो अपने कैमरा ताकि मुझे नजर आए। अच्छा जी, मैंने मैम बात हो मैंने रही है, तो मैं ये रिपीट करा रही हूँ। तुमने भी की तो तुम्हारा कैमरा तो कब से ऑन है बाजी, रहने दे।
नौकर। कब से नजर आ रही हो मुझे? मैं तो रिमशा ही कैमरे के बात कर सामने रही ही हो ना? नहीं हूँ। नहीं नहीं, मिनाहिल। नहीं, ये रिमशा नहीं है। मिनाहिल कोई बात नहीं है, बाया नहीं है अभी आपके पास, लपेट लो बस जल्दी से। मैम मेरा कैमरा ऑन था। मैंने तो बड़ी दफा देखा है रिमशा, आपने ऐनक लगाई हुई है। अच्छा। ऑन है। हाँ जी, ऐनक लगाई कि नहीं? लगाई तो है, लेकिन मैंने ही तो कैमरा तो ऑफ किया होगा, मुझे तो पता भी नहीं। हाँ, ये बड़ी दफा देखा है मैंने आपको। धोखा हो गया अच्छा मेरे जी। से। मुजफ्फर ने भी फौरन हाथ रख लिया, उसने भी बंद कर दिया, उसने देखा कि मैं कहीं नजर आ गया हूँ, हालांकि वो ऐसा ही होता है कॉलेज में भी। तो क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ वो बच्चे जिनका नकाब का वाले इश्यूज हैं उनका थोड़ा बहुत मसला है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, ना ही मैंने आपकी इतनी हसीन शक्लें देखनी है। और अगर किसी ने किसी दूसरे को बुली किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होएगा। चलें जी, आगे आते हैं मेन्यूज के ऊपर। ये रिपीट मैं इसलिए करा रही हूँ, पेपर इनमें से काफी ज्यादा आता है और आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो अब मुझे दोबारा जिंदगी में इसको रिपीट करना नहीं पड़ेगा। आप इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे और इन्हीं रिकॉर्डिंग्स की अपनी से ही अपनी तैयारी करेंगे। ये आपको मैंने ऑनलाइन नहीं भेजनी, मुझे यूएसबी ला कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको ये रिकॉर्डिंग दे दूंगी, क्योंकि ऑनलाइन इतनी सारी वीडियो, इतनी लंबी वीडियो नहीं जाती। ओके जी, विद इन ईच ऑफ द विंडोज डिस्क्राइब्ड, सॉरी, मेन्यूज में जाके हर विंडो जो होती है, हर विंडो के आगे बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। वो कितने सारे मेन्यूज हैं जो आपको वक्त के साथ साथ आएंगे, क्योंकि वो इतने सारे हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन होती है। लेकिन जितना ज्यादा आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे, आपके सामने बहुत सारे मेन्यूज डिस्प्ले होते जाएंगे। जैसे ही आप किसी चीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जब मल्टीपल ऑप्शन देता है, इट इज कॉल्ड मेन्यू। मिसाल के तौर पे आप खाना खाने जाते हैं तो आपके सामने इतनी लंबी लिस्ट आ जाती है कि आपने इसमें से क्या खाना है। सो मेन्यू भी आपको, जब आप किसी ऑप्शन को क्लिक करते हैं और वो आगे आपको फर्दर काफी सारी ऑप्शंस देता है, तो ये मेन्यू कहलाता है। जनरली जो बहुत सारे मेन्यूज हैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं। आप लोगों में से कोई है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, कौन है? जी 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 जी। बच्चे आप मुझे बाद में फोन कर सकती हैं? बच्चे आप मुझे बाद में फोन करिएगा, सॉरी मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। ठीक है, सॉरी। ओके, भूल गई मैं, एक क्लास को और भी बताना था। खैर है, उनको भी ये रिकॉर्डिंग भेज देना जब मैं आपको कहूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो। ओके जी। अ, हर जो मेन्यू होता है, हर जो विंडो होती है उसके अपने अपने मेन्यू होते हैं। तो इनिशियली आपने थोड़े से ही मेन्यू सीखने होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप वेरिएबल व्यू में जाते हैं तो आप साइड पे नंबर को क्लिक करते हैं तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है जिसमें क्लियर, कॉपी पेस्ट, इंसर्ट वेरिएबल वाली जो ऑप्शन आती है, दैट इज कॉल्ड मेन्यू। ये मेन्यूज बहुत सारे हैं, ये वक्त के साथ साथ आप सीखते जाएंगे। डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं? जब आप किसी मेन्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कॉपी पेस्ट या कोई भी, आगे मसलन आप कंपेयर मीन्स के मेन्यू में जाते हैं, एनालाइज में गए, एनालाइज में जाकर कंपेयर मीन में चले गए, कंपेयर मीन में आपने अगला कोई एक खोला और आगे ऑप्शंस आपकी खुल जाती हैं। वो जो बॉक्स खुलते हैं दे आर कॉल्ड डायलॉग बॉक्स। तो आप जब किसी मेन्यू को क्लिक करते हैं तो आपसे फिर फर्दर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जिसमें आप आईवी डिसाइड करते हैं, डीवी डिसाइड करते हैं, यानी वो जो विंडोज बड़ी बड़ी खुलती हैं, दे आर कॉल्ड एक्चुअली डायलॉग बॉक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम है डायलॉग बॉक्स। ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आप उसके अंदर लिख रहे होते हैं, जब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमने एनालाइज क्लिक किया, फिर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए, वहां से जाके हम कंपेयर मीन्स में गए, वहां से गए तो फिर आगे जाके हमने चूज किया टी इंडिपेंडेंट सैंपल को, फिर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला। उस डायलॉग बॉक्स में फिर हम जो ऊपर नाम होते हैं ना, उनके नाम से उसको याद करते हैं कि वहां से हमने जो है सिलेक्ट किया वेरिएबल, व्यू वेरिएबल को सिलेक्ट किया डायलॉग बॉक्स में, और फिर हमने उसको वेरिएबल बॉक्स में, या फिर उसका कई दफा नाम ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल या ऐसे कोई बॉक्स, कोई पर्टिकुलर नाम होते हैं, वहां पर हमने सेंड कर दिया। सो ये आपने बताना है। अच्छा जी, जनरली जो वेरिएबल आपके खुलते हैं डायलॉग बॉक्स में, वो हमेशा आपके अल्फाबेटिकली खुलते हैं। और आप अगर उसको क्लिक करेंगी, यानी जो आपके राइट साइड पे जहाँ पे आपने वेरिएबल को सिलेक्ट करना होता है, तो आपके पास चार पांच ऑप्शंस आ जाती हैं। तो चार पांच ऑप्शंस जो हैं वो आपने
लगानी आपके पास होती है कि आप जो मर्जी कर। चलो। मैम गई। यार कैमरा अगर ऑन तो किसी को बंदा बता ही देता है मैसेज करके। पता ही नहीं था किसी को। वो यार मुझे भी नहीं शो हो रहा था, हो सकता है मैम ने प्राइवेसी लगाई हो, सिर्फ मैम को ही शो हो रहा था। ओह वाह जी वाह। नहीं यार, अगर मेरा कैमरा